हाँ, तो अपन ने गद्य खंड के अंदर लेखक परिचय पढ़ लिया था। गद्य खंड में लेखकों के परिचय आते हैं, जबकि काव्य खंड के अंदर कवि परिचय आते हैं। खुद जो कवि होते हैं वो कवि, उनके बारे में लिखना होता है अपन को। जो चैप्टर होता है उन्हीं के नाम का ही चैप्टर होता है। जबकि गद्य खंड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर चैप्टर का नाम अलग होता है, उसके राइटर कुछ अलग होते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है लेखक परिचय। और ये आ जाएंगे कवि परिचय। ठीक है, तो कवि परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम पक्का आता है। थोड़ी सी इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि लेखक परिचय तो और भी थोड़ा बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कवि परिचय तो पक्का पूछा जाता है। और दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जैसे मीराबाई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्वारा लिखी गई सारी रचनाएं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, नौकरी एग्जाम में आती है बहुत बार, इसलिए मैंने सारी लिखी है, सारी याद करनी है, क्योंकि वेरी फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर जो कवि परिचय है उसमें कबीर जी का। ठीक है, कबीर। तो कबीर के बारे में वैसे देखो कहाँ जन्म हुआ, इनके बारे में बहुत सारे डाउट है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन अपनी बुक में जो लिखा हुआ है अपन को वही लिखना है। ठीक है, अलग अलग राइटर्स के अलग अलग इनमें मतभेद चलते रहते हैं। संत कबीर का जन्म सन 1398 में वाराणसी के अंदर, वाराणसी मतलब यूपी में, उसके पास में लहर तारा नामक स्थान पर एक जुलाहा परिवार, ठीक है, जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नीरू और इनकी माता का नाम नीमा था। और इनके गुरु वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रसिद्ध संत थे स्वामी दयानंद जी। ठीक है, और स्वामी दयानंद जी का अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर साहब के या कबीर जी के या कबीर के गुरु का नाम बताइए, बहुत बार पूछा गया, स्वामी दयानंद। ठीक है, ये जरूर 1 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी 1 मार्क के वाले क्वेश्चन में याद हो जाएंगे, सारे याद रखना। तो इनके गुरु प्रसिद्ध संत स्वामी दयानंद थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं वेरी फेमस, मैंने वो बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन सिलेक्टेड लिखी, क्योंकि मिनिमम 4-5 भी अगर लिख दिया आपने फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो इनके नाम से ही याद कर लो, कबीर की वाणी, कबीर की साखी, बीजक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नौकरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है, बीजक किसकी रचना है, बहुत बार पूछा गया है बीजक। और चलो दो तो कबीर जी के नाम से याद होगी, बीजक तो आपको वेरी अलग से याद करना पड़ेगा, नीचे इसके बारे में लिखा भी है मैंने, उसके बारे में और बात करेंगे। एक सागर से याद कर लो, विवेक सागर, अनुराग सागर, ज्ञान सागर, 3 सागर हो गए। ठीक है, और फिर शब्दावली, बीच में कोमा है ना, ये अलग है, शब्दावली, वली, हंस मुक्ता वली, मतलब ऐसे 2 वली वाली, तो मतलब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब बातें और करनी पड़ेगी। ये जितनी ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा आंसर बनेगा, क्योंकि हर कोई नहीं लिख पाता ये सब। ठीक है, और बीजक के बारे में अलग से क्वेश्चन आ रहा है। बीजक नामक रचना में इनकी साखी, सबद एवं रमेणी सम्मिलित है। ध्यान रखना, साखी का मतलब हो गया इन्होंने जो जो बातें बताई, जैसे कि वो दोहे जो होते हैं ना, दोहे हो गए साखी। और सबद, सबद का मतलब वैसा ही है कि ये जैसे अपने कुछ ऐसा मान लो कुछ नियम जो बताते थे उनको सबद बोलते हैं, सबद ऐसा ही लिखना है। वो ये अपने बीजक नामक रचना के अंदर इन सब की बातें मेंशन है कि कौन सी रमेणी है, कौन सी साखी है, कौन से सबद है, ये इस बीजक नामक रचना के अंदर बातें मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है साखी, सबद और रमेणी किस कबीर साहब की किस रचना के अंदर आते हैं, 3-4 ऑप्शन आएंगे इनमें से, तो बीजक का ध्यान रखना। ठीक है, तो बीजक वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो अपन ने टेस्ट के अंदर, इस क्वेश्चन को मैंने ऐड नहीं किया था, वैसे टेस्ट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए, लेकिन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से पूछा जाता है। ये कबीर है, मीरा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पोर्शन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। संकलित पदों में कबीर ने जो संदेश दिया है उसे स्पष्ट करो। संकलित पदों का मतलब है कबीर साहब ने अपने चैप्टर के अंदर, अपने जो बुक है इसमें 2 संकलित पद दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही, 2 संकलित पद दिए हैं। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद संकलित हैं, उनके अंदर कुछ संदेश दिया है समाज को, समाज के लोगों को, हम सबको, कि वो अपन को बताना है। पहला पद है, पहले पद में संदेश ये दिया है कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ध्यान से बता दूं मैं कि कबीर साहिब है ना, कबीर साहब जो हैं वो सबको ये कहते हैं कि भगवान, जैसे एक जगह आप मंदिर में जाते हो या मस्जिद में जाते हो या कहीं गुरुद्वारे में जाते हो, कहीं एक जगह नहीं, भगवान तो सब जगह है। कोई ऐसा नहीं कि भाई वहीं जाके करो वगैरह करो, ये जितने भी ये कर्मकांड वगैरह करते हैं इनको सभी अंधविश्वास कहते हैं, ये बोले सही नहीं है। ठीक है, तभी इनके फेमस दोहे हैं, इन्होंने हिंदू पे कटाक्ष किया तो मुसलमानों पे कटाक्ष, सब पे कटाक्ष ही करते हैं कि एक तरीके से ये, जैसे कि इनका एक फेमस दोहा है कि कांकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद ले चुनाए, ताचड्डी मुला बांग देखिया भैरा हुआ खुदाए। मतलब कि इतनी बड़ी मस्जिद बना लेते थे, बड़े बड़े मंदिर बना लेते हो, फिर उसके अंदर बड़ी बड़ी आवाज़ के अंदर आप बोलते हो क्या भगवान बहरे हैं क्या, जो आप उनको सुनाना चाह रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे कटाक्ष इनके हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। ये कहते हैं कि कण कण में भगवान व्याप्त है, वह परम ज्योति स्वरूप है। जैसे ज्योति होती है
परम ज्योति होती है, वैसे वो तो सब जगह है, ठीक है। और उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। जैसे ज्योति सब जगह दिखाई देती है, ज्योति का मतलब लाइट, प्रकाश, वो हमें सब जगह दिखाई देता है। वैसे ही यहाँ चराचर अगर वर्ड आपको नहीं आए तो आप ये कह सकते हो संपूर्ण संसार कह सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, में हमें दिखाई देती है। स्थूल रूप में धार्मिक भेदभाव भी नहीं मानकर एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं। मतलब ऐसे कहते हैं कि सबका ईश्वर एक है, सभी के भगवान तो एक ही है। यहाँ आने के बाद वाले जाति धर्म ये सब हो गए, बाकी भगवान के सामने सब एक है, तो एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, स्वीकार करना चाहिए। ये तो बताइए इन्होंने पहले पद में संदेश दिया। दूसरे पद में संदेश ये दिया कि कबीर ने बाहरी आडंबरों और प्रचलित जो भी ढोंग है, जैसे ये पूजा पाठ कर्म कांड जितने भी होते हैं, इनका भी विरोध किया है, ठीक है। इनका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए और ईश्वर की आंतरिक सत्ता को ही सत्य मानने का संदेश दिया है। ईश्वर की आंतरिक सत्ता का मतलब अपने मन में, अपने अंदर, कि भगवान सब जगह हैं। अपन कर्म अच्छे करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, जितना हो चाहे भला कम ही हो, लेकिन किसी का बुरा तो क्यों करें, ठीक है। किसी का अगर भला ना हो तो किसी का बुरा नहीं करेंगे, और किसी की अगर जरूरत पड़े तो हेल्प करने की हमेशा कोशिश करेंगे। ये सब बातें कहते हैं, मतलब अंदर हमारा दिल साफ होना चाहिए। लोग बाहर से नहा धो के एकदम जाते हैं, लेकिन अंदर से तो मैले हैं, वो गंदे हैं, मन में कुछ अलग ही विचार चल रहा है, पड़ोसी से दुखी है उसकी प्रोग्रेस देख के, तो ये जब कटाक्ष वाले मन में चलेंगे तो वो कितनी भक्ति कर लो उसका असर नहीं होगा, ठीक है। दिल साफ होना चाहिए, लोगों के प्रति सोच सही होनी चाहिए, दूसरे का सुख देख के खुश होना चाहिए। अच्छी बात है भाई, वो सुखी है या प्रोग्रेस कर रहा है तो अच्छी बात है, ये चीज़ें होना चाहिए, ये इनका विश्वास है। तो व्यक्ति और माया, और एक बात इन्होंने ये भी कही है कि व्यक्ति और माया मोह एवं अज्ञान आदि से मुक्त रहकर सहज साधना से उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ज्ञान चेतना का प्रचार कर सभी तरह के जो आडंबर वगैरह हैं या जो मत बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, उन मतवादों को बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हाय पैसा करें, माया मोह में नहीं रहना चाहिए, ये इनका सब कहना। तो इजीली ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने टेस्ट में नहीं दिया था, इसलिए इसी के साथ में अपन इसको पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में आ जाए सीधा सीधा, ठीक है। सेकंड चैप्टर है मीरा, और मीराबाई का जन्म मैं आपको बता दूं नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेड़ता एक जगह पड़ती है, राजस्थान में ही है। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में मारवाड़ रियासत के नाम से भी आती है, पूरा जोधपुर ये रियासत मारवाड़ रियासत के, जोधपुर नागौर ये सब मारवाड़ इलाका है। इस मारवाड़ रियासत के अंदर भी अपन राजस्थान हिस्ट्री जब पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि मारवाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ, बिल्कुल ठाट बाट राजा महाराजाओं के घर जन्म हुआ। लेकिन मीराबाई का जो है फिर जब शादी हुई तो शादी होने के बाद में इनका लाइफ, वो शादी की जो लाइफ है वो अच्छी नहीं बीती कुछ ही दिनों के अंदर, क्यों, हालांकि इनकी शादी उनके क्या नाम महाराणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ हुई थी, राजा घराने में हुई थी, महाराजा के घराने में हुई थी। लेकिन वो भोजराज की कुछ दिनों बाद में मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक निधन हो गया था। उसके बाद इनकी ज़िंदगी थोड़ी दुख भरी रही, और फिर इन्होंने क्या करा कि आपको पता है जब कोई पहले के ज़माने की बात है, जब कोई विधवा हो जाती थी उसका विधवा विवाह वगैरह नहीं किया जाता था, बहुत सारे उसके साथ में सती होना पड़ता था, ऐसा सिस्टम था। तो इनके ऊपर भी वो फोर्स प्रेशर आया, लेकिन इन्होंने उन सब आडम्बरों को, उन सब को बिल्कुल इग्नोर किया। इनको ऐसे भी स्टोरी है कि इनको मारने की भी कोशिश की गई उन्हीं के द्वारा, उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके फैमिली के द्वारा, लेकिन नहीं है, इन्होंने उस सब को हटा के कृष्ण जी की भक्ति करी पूरी। तो इसलिए कृष्ण की दीवानी के नाम से जानी जाती है मीराबाई, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं अपन। और राजस्थान की राधा भी बोलते हैं इनको, राजस्थान की राधा बोला जाता है मीराबाई को, ठीक है। वो भी ये कॉम्पिटेटिव बातें बता रहा हूँ थोड़ी सी। तो सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री मीरा का जन्म 1498 में कुड़की गांव मेवाड़ के उसमें मेड़ता में है। कुड़की गांव, आपके वो पूरा नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, आप इतना से लिख लेना। कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के प्रसिद्ध महाराणा सांगा जिसमें मैंने आपको 10th पढ़ाया था ना, वो महाराणा सांगा बहुत शानदार मतलब महाराणा थे, राजा थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र थे, ज्येष्ठ का मतलब बड़े बेटे, कुंवर भोजराज, उनके साथ शादी हुई। भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। तो मीरा ने क्या करा, उसके बाद मीरा ने समय और परिस्थिति के आधार पर लोकलाज और कुल मर्यादा के नाम पर प्रचलित बंधनों का विरोध किया। कैसे कि जिसकी वो सती प्रथा का विरोध किया कि हस्बैंड के साथ में सती होना पड़ेगा, उसका सबका विरोध किया, नहीं बात मानी, और पूरी जितनी भी दिक्कतें आई सबको झेला। और तब मीरा भक्ति के मधुर और संघर्षपूर्ण क्षेत्र में प्रवेश किया और कृष्ण की दीवानी बन गई, ठीक है। और संपूर्ण जीवन कृष्ण की भक्ति में मतलब लीन हो गई। और ऐसा कहा भी जाता है कि कृष्ण की जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, उन्हीं में आखिर में लीन हो गए थे, ऐसा भी लिखा हुआ है। आगे बातें हैं। इनकी रचना ही वेरी फेमस है,
गीत गोविंद की टीका, नरसिंह मायरो, ठीक है, ये माहेरो लिखा है, वैसे मायरा होता है ना, राजस्थान के अंदर मायरा बोलते हैं उसको, जो भात होता है, ठीक है, भात तो होता है उसको मायरा बोला जाता है। तो नरसिंह जी का मायरा बहुत फेमस है, वो भी इन्होंने लिखा था, नरसिंह माहेरो, थोड़ी राजस्थानी लैंग्वेज ही है ये, ठीक है। तो मायरा मतलब जो भात लेके जाते हैं भाई अपनी बहन के, जब उनके कोई बेटे बेटी की शादी होती तब। फुटकर पद, राग सोरठ संग्रह, राग गोविंद, मीरा की मल्हार, गर्वातीत और मीरा की पदावली, सारी याद करनी है, सारी की सारी याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लेते हैं हम चैप्टर 3, रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश जिले के कोयरीपुर नामक गांव में सन 1881 में हुआ था। द्विवेदी के कांटेक्ट में आए थे, इसलिए द्विवेदी की पत्रिका चलती थी उस टाइम, सरस्वती, उससे ये वैसे ही है ना ब्रज भाषा में अपनी कविताएं या रचनाएं करते थे, लेकिन द्विवेदी जी के कांटेक्ट में आने के बाद में इन्होंने, द्विवेदी जी की एक पत्रिका चलती थी सरस्वती, सरस्वती से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने ब्रज भाषा को छोड़ दिया और खड़ी बोली को काव्य भाषा के अंदर इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, अपना लिया। इनकी कविता में देश प्रेम का स्वर ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है, मतलब ये देश प्रेम की बातें ज़्यादा करेंगे, इनकी जितनी भी कविताएं उनमें असर ज़्यादा दिखाई देता है। और प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वपन, वैसे भी मिलने का सपना आया, ऐसे मतलब इजीली याद कर लेना कि मिलन, पथिक, स्वपन, ठीक है, ऐसी वाली इनकी है। एक मानसी है, ठीक है, ये फुटकर कविता संग्रह इनकी। एक कविता कौमुदी, इनके 8 भाग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कविता कौमुदी, इसके 8 भाग है। इसके अंदर इन्होंने क्या करा कि बांग्ला, संस्कृत, हिंदी और उर्दू इनकी लोकप्रिय कविताओं का संग्रह इसके अंदर इन्होंने किया है, कविता कौमुदी में, जिसके 8 भाग है टोटल। उसमें सभी लैंग्वेज को इन्होंने शामिल किया है, चाहे वो बांग्ला हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया अपने चैप्टर 3 कंप्लीट। हाँ, अब देखो आपका चैप्टर 4, जिसका नाम है, मतलब कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। और सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है वो जन्म होता है 20 मई 1990 को अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, अल्मोड़ा एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड, समझना, यूटी के लिखा है मैंने शॉर्ट में। ये अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ उसके पास में ही निकट कोसानी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। और सन 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के रूप में ये नियुक्त हुए, और सन 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जुड़े रहे, डायरेक्ट रूप से जुड़े रहे, रेडियो से जुड़े रहे, ठीक है। मतलब कि जैसे आपने सुना होगा अपने यहाँ राजस्थान के अंदर भी, जयपुर के अंदर भी आकाशवाणी केंद्र है, जहाँ से पहले जो रेडियो चला करते थे। हालांकि अब तो क्या रेडियो वगैरह सुनते नहीं लोग बाग, लेकिन पहले ऐसे कहते हैं हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, ऐसा, मतलब अपन दादाजी वगैरह तो और सुनते होंगे, उनकी टाइम की बात है। तो मतलब रेडियो ये उस टाइम पर नियुक्त हुए और 1957 तक ये रेडियो से जुड़े रहे। और इनकी पहली रचना 1916 में सामने आई। पंत प्रकृति के बीच रमे कवि हैं, मतलब जो यहाँ प्रकृति हमारा नेचर है इसमें रमे हुए, मतलब कि इन सब से जाने पहचाने, इन सब को पसंद करने वाले, रमे हुए। रमे का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कि आप पढ़ाई में पूरे रमे हुए हो, मतलब आप पढ़ाई में आपका मन लगा हुआ है, पूरे जम के आप पढ़ाई करते हो, वैसे ये प्रकृति से, नेचर से रमे हुए कवि हैं। इसलिए इनका जो नाम है, इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। 1 मार्क्स में कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत को। और फिर इनकी प्रमुख रचनाएं इजी है, कोई 2-4 लिख देना। कविता जरूर इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वे आंखें, ठीक है। और रचनाएं में वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, गुंजन है, युगपाणी, कोई 2-4, स्वर्ण किरण, कला, बूढ़ा चांद, कोई भी अगर आपको याद रह जाती है तो वो लिखना है, ठीक है। ये था आपका चैप्टर 4। चैप्टर 5 है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 23 मार्च 1913 ईस्वी को होशंगाबाद, जो एमपी के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। 1914 के अंदर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। सबसे बड़ी बात है, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि वे कौन से कवि है जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गए, ऐसा क्वेश्चन आता है डीपली अंदर से, तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र, जो असहयोग आंदोलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया 1914 के अंदर और जेल भी गए, ये ध्यान रखना है। और फिर कुछ दिनों तक वर्धा के महिला कॉलेज के अंदर उन्होंने अध्यापन का काम किया, मतलब स्टडी का काम करवाया। और हैदराबाद से फिर निकले नहीं, हैदराबाद से कोई निकलने वाली एक पत्रिका थी कल्पना पत्रिका, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, जैसे न्यूज़ जो पेपर आते हैं अखबार, वैसे उसका नाम था कल्पना। तो कल्पना का सह संपादन इन्होंने किया और आकाशवाणी से भी ये जुड़े रहे।
आकाशवाणी से संबंध रहेगा, मतलब आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। आकाशवाणी रेडियो का समाचार भेजने वाला है, प्रदर्शन करने वाला एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, ठीक है। आकाशवाणी जहाँ से रेडियो वगैरह की न्यूज़ भेजते हैं ना, वो आकाशवाणी के अंदर बैठते हैं, उस जगह को बोला जाता है आकाशवाणी, जहाँ पर हम रेडियो सुनते हैं जहाँ से। तो आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, क्योंकि सतपुड़ा के जंगल ये एमपी के अंदर है, तो वहाँ के जंगलों की उन्होंने बना दिया। सतपुड़ा के जंगल है वो सन्नाटा, ठीक है। गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, ऐसे। कविता वेरी इंपॉर्टेंट है, घर की याद। ये जितनी भी डिफरेंट एक जो कविता होती है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काव्य खंड के अंदर कविताएं वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग से 1 मार्क्स में आती है कि घर की याद किस लेखक की कविता है, या फिर घर की याद जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है, या किसके द्वारा रचित है। तो किसके द्वारा रचित है ये? घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित कविता है, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 6 है त्रिलोचन। त्रिलोचन का जन्म 1971 के अंदर यूपी के जिला सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी नामक स्थान पर हुआ था। जगह तो सबकी याद रखनी पड़ेगी। इनका नाम वासुदेव सिंह था, जो मूल नाम जो होता है वो वासुदेव सिंह था। और ये हिंदी में सानेट, अंग्रेजी छंद बोलते हैं उसको, उनको स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंग्रेजी छंद या सानेट के रूप में जाने जाने वाले कवि कौन से थे। सीधा सीधा याद करो, रट लो, मतलब ईजी है। त्रिलोचन थे वो, ठीक है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ मेरा घर जीने की कला। क्या क्या सौंपता हूँ तुम्हें? मेरा घर, जीने की कला, ये सब तुम्हें सौंपता हूँ। तो बहुत इजी है। और ये तो काव्य था। और गद्य क्या था? देश काल रोजना मचा, ये उनका गद्य पोर्शन था, वो काव्य पोर्शन था, ठीक। आदि इनकी रचना थी। इजी है, त्रिलोचन साहब हो गए। अब चैप्टर 7 दुष्यंत कुमार, ठीक है। त्रिलोचन हालांकि इस बार आपके नहीं आ रहा होगा, वो बात अलग है, लेकिन अपन सारे चैप्टर पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ था। इनका जन्म मुरादाबाद जिले में साहित्यिक संस्था, वेरी इंपॉर्टेंट है, परिमल और नए पत्ते, इन पत्थर से जोड़कर इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि परिमल और नए पत्ते क्या है। एक साहित्यिक संस्था है। साहित्यिक संस्था मतलब जहाँ पर साहित्य लिखे जाते हैं। एक जैसे स्कूल होती है जहाँ पर स्टडी होती है, वैसे ही ये साहित्य जहाँ लिखे जाता है, एक संस्था है मुरादाबाद जिले के अंदर, उससे जुड़े। मुरादाबाद भी यूपी के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। फिर दुष्यंत कुमार ने सन 1958 में आकाशवाणी दिल्ली, जैसे हर जगह आकाशवाणी केंद्र होते हैं, सेंटर होते हैं, वैसे 1958 में आकाशवाणी दिल्ली के एक साधारण कर्मचारी के रूप में, जो नॉर्मल एक एम्प्लॉय होता है, उसके रूप में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया, मतलब आजीविका, मतलब नौकरी शुरू करी। और 1961 में मध्य प्रदेश के भाषा, यानी कि जो एमपी है, उनका भाषा विभाग जो था, वहाँ पर सहायक संचालक नियुक्त हुए, प्रोफेसर नियुक्त हुए, ठीक है। ये हो गया। प्रमुख रचनाएं क्या होगी? आवाज़ के घेरे में, सूर्य का स्वागत, ये तो काव्य था, काव्य संग्रह था इनका। और उपन्यास, देखो हर किसी भी कवि के जिसने भी उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास से, कोई 2 उपन्यास बताइए, कोई 3 उपन्यास बताइए, ठीक है। उपन्यास थे आंगन में एक वृक्ष, या फिर छोटे छोटे सवाल, 2 ही हैं। नाटक 2 ही लिखने, मतलब 1-2 याद कर लो, ज़्यादा जरूरत नहीं होती। नाटक था मसीहा मर गया। और गज़ल साए में धूप, गज़ल लिखते थे, गज़ल हेडिंग होती थी, और वैसे उसका नाम था साए में धूप। तो ये था अपना चैप्टर 7 तक कर लिए। 2-3 और जो बचे हैं वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं अपन आपका चैप्टर नंबर 8वां, अक महादेवी। अक महादेवी की बात बताता हूँ, थोड़ी स्टोरी छोटी सी, कि अक महादेवी एक सुंदरी थी, मतलब कि जैसे अभी जो सुंदरी होती है ना, वैसे कोई सुंदरी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर महिला थी, ऐसा मान लो। तो फिर वहाँ का जो स्थानीय लोकल जो राजा था वहाँ का, उस राजा का इसके ऊपर दिल आ गया, और इनके ऊपर दिल आने से उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इनके समक्ष विवाह का जो प्रस्ताव रखा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, विवाह कर लेंगे, लेकिन कुछ शर्तें, कंडीशंस हैं, उन शर्तों को अगर आप फुलफिल करते हो तो हम आपसे शादी करेंगे। तो फिर इन्होंने क्या करा कि जो भी शर्तें रखी, राजा उन शर्तों को पूरी नहीं कर पाया, ठीक है। और उस टाइम पर बहुत पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, जिनकी हमेशा खिलाफ थी। इनको पुरुष प्रधान का मतलब होता है पुरुष अपने जो चाहे वो करें, महिलाओं को दबाया जाता था, महिलाओं को पूछता भी नहीं था। तो पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से ये हमेशा उनको कटाक्ष करती थी। और इसीलिए इन्होंने क्या करा, राजा जैसे ही उन शर्तों को पूरा नहीं किया, तो इन्होंने वहाँ जो इतना बड़ा राजमहल जो रहते थे, वो पूरा राजमहल छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। और राजपाट छोड़ने के बाद में, क्योंकि शर्तें पूरी करी नहीं राजा ने, तो वहाँ से राजपाट छोड़ के और निकल लिए।
और राजपाट छोड़ा जो छोड़ा ही छोड़ा, एक बहुत विलक्षण घटना है इनकी, वो ये थी कि ये एक स्त्री है और स्त्री राजपाट छोड़ने के साथ साथ उन्होंने अपने पूरे वस्त्र भी उतार दिए और वस्त्र भी छोड़ दिए। ठीक है, मतलब वस्त्र बिल्कुल उतार दिए, जो एक स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये जो पुरुष प्रधान समाज था उसका कंप्लीट विरोध करती थी और इसीलिए ये कहती भी थी कि स्त्री एक शरीर नहीं है, क्योंकि पुरुष एक स्त्री को शरीर के रूप में देखता है, तो स्त्री एक शरीर नहीं है। इस चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया और महावीर जैन जो हैं उनके साथ में ये फिर जुड़ गई आगे जाके, वो सारी बातें इनके अंदर हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो अक्क महादेवी का जन्म 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के शिवमोगा जिले में उडुतरी गांव में हुआ था और कवि बसवन्ना इनके गुरु थे। गुरु हमेशा किसी के भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बसवन्ना इनके गुरु थे। और अक्क महादेवी अपूर्व सुंदरी थी। अब इनकी बातें क्या थी, जो इनका मानना था कि स्त्री केवल शरीर नहीं है, ठीक है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर जैन आदि महापुरुषों के साथ में समक्ष खड़े होने का प्रयास भी था इनका, वो भी किया। और इस दृष्टि से देखें तो मीरा ने एक पंक्ति लिखी है, ठीक है, मीरा माई ने एक पंक्ति लिखी थी। तो इस दृष्टि से देखें, जो इन्होंने कहा, मतलब जो इन्होंने किया, अक्क महादेवी ने जो काम किया, तो वो अगर आप इस दृष्टि से देखें, मीरा की पंक्ति की दृष्टि से देखें कि तन की आस कबहू नहीं कीनी जो रण माही सूरो, मतलब कि जब रण मतलब होता है युद्ध भूमि के अंदर जो सूरवीर होता है वो कभी भी अपने शरीर की, तन बदन की कभी टेंशन नहीं लेता कि शरीर कट जाएगा, कितने भी घाव आ जाओ, गर्दन कट जाएगी, मर जाऊंगा, लेकिन लड़ूंगा, जीतूंगा। वही चीज़ है कि तन की आस कबहू नहीं कीनी जो रणमाई सूरो। ठीक है, ये मीराबाई की एक लाइन है। ये अक्क महादेवी पर पूर्णतः बैठती है या फिर पूर्णतः चरितार्थ होती है। चरितार्थ का मतलब इन पर लागू होती है। ये ऐसी अक्क महादेवी ऐसी एक वीर महिला थी, ठीक है, पुरुषों के खिलाफ आवाज उठाई, जो ऐसे पुरुष प्रधान समाज हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए इनको इस लाइन की पंक्ति से आप जरूर थोड़ा सा कोशिश करना याद हो जाए, तन की आस कबू कीनी जो रणमाई सूरो। इजीली है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो हो जाएगी। रचनाओं पर देखें तो इन्होंने हिंदी में तो लिखी थी वचन सौरभ नाम से, हिंदी में वचन सौरभ, और अंग्रेजी में लिखी थी स्पीकिंग ऑफ शिवा, इनके नाम से इनकी रचनाएं हैं, वो हो गए। ठीक है, ये था चैप्टर 8वां। 9वें की बात करें, अवतार सिंह पाश। तो कवि अवतार सिंह पाश का जन्म 1950 में तलवंडी समेल गांव, जिला जालंधर, पंजाब में हुआ था। और पाश समकालीन पंजाबी साहित्य, सीधी सी बात है, पंजाब में होगा तो पंजाबी साहित्य के ये कवि माने जाएंगे, तो पंजाबी साहित्य के आपके कोर्स में हिसाब से ये पहले ही कवि हैं। ठीक है, इन्होंने जन चेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और सिवाड़, हेम ज्योति, हॉक, NT47, ये AK47 नहीं है, ये NT47 है। ठीक है, NT47 आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। ठीक है, और रचनाओं के अंदर देख लो, लोहे कथा, साढ़े समिया बिच, सीधी सी बात नाम से पता चल रहा है पंजाबी में है, तो साढ़े समिया बिच, लड़ेंगे साथी उड़दे बाजा मगर। ठीक है, पंजाबी के अंदर दोनों ही, तीनों ही है ना, पंजाबी में है। और बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, ये हिंदी अनुवाद हुआ इनका। और कविता लिखी थी सबसे खतरनाक, जो अपने पढ़ी थी, और बहुत ही शानदार कविता है ये। सबसे खतरनाक, मैंने आपको जब टेस्ट लिया था उस टाइम पर बताया था, बहुत एक कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया खतरनाक जो कविता है, सबसे खतरनाक नाम से, बहुत अच्छी कविता है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलत होते हुए देखने वाले, मैंने बताया था ना आपको, वो वाली चीज़, तो बहुत अच्छी स्टोरी है ये भी। आपने अगर टेस्ट दिया तो मैंने टेस्ट के टाइम बीच में भी वो बातें कुछ बताइए। सबसे खतरनाक वाली वो अवतार सिंह पाश उनके लेखक है। 10वें की बात करें, चैप्टर निर्मला पुतुल। तो निर्मला पुतुल का जन्म 1972 में झारखंड में, इनके ये जो है ये आदिवासी फैमिली से आते हैं। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी लेखिका जो आदिवासी परिवार से आती है। आदिवासी परिवार से एक ही लेखिका आती है, बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान रखना। झारखंड में दुमका नामक स्थान पर हुआ। इनका संबंध एक आदिवासी परिवार से है। इन्होंने आदिवासी समाज में जो विसंगतियाँ चलती, देखो आदिवासी समाज में आज भी हम देखें तो आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो अलग अलग तरह के अपने मनगढ़ंत कुछ सिस्टम बना रखे हैं, उनको फॉलो करवाते हैं पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुरीतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर अभी भी वो पंच बैठ के मनचाही महिलाओं के साथ जो फैसला कर देते हैं वो सब चलता है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत पाबंदी कर रखी है, लेकिन फिर भी तो इन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। जैसे कि कुछ नाम से हैं, कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के बड़े समझौते,
पुरुष वर्चस्व आदि वे स्थितियां हैं जो उनकी कविताओं के केंद्र में है। मतलब ये सारी बातें जो अपने अभी पढ़ी ना पॉइंट बना के, इनकी सारी स्टोरी के अंदर बातें लिखी हुई है। जब इनकी स्टोरियाँ कविता पढ़ते हैं तो इन सब बातों को अपन को पढ़ने को देखने को मिलता है भैया। फिर ऐसा मान लो कि मूल भाव निकल के आता है, ठीक है। और इनकी रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, ये इनकी रचनाएं हैं। कविता है आओ मिलकर बचाएं। किनको बचाएं? आदिवासी समाज को बचाएं, आदिवासी के अंदर जो कुरीतियाँ चली उनको बचाएं, इन नाम से कविता चलाते थे। तो ये सब बातें थी और आई थिंक बहुत आपकी हेल्प हो रही होगी, क्योंकि मैं सेलेक्ट कर करके लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसका आपको बेनिफिट लेना है। ये अपने गद्य और काव्य दोनों खंड के, काव्य खंड के कवि परिचय और गद्य खंड का लेखक परिचय कंप्लीट कर लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। इन्हीं से 1 मार्क के क्वेश्चन भी आएंगे, इन्हीं से बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और लेखक परिचय कवि परिचय अलग से भी आता है, इनकी रचनाएं भी आती है। और मैंने सारी बातें आपको सुननी है, 1-1 सेकंड अगर आपने सुना है तो मैंने बीच में बनने वाले क्वेश्चन भी आपको बताए हैं, ठीक है। ओके।